जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का फ्री एग्जाम जो यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, अगर आप यूपीटीसी फार्मासिस्ट का एग्ज़ाम देने वाले हैं तो ये आज की वीडियो आपके लिए अति महत्वपूर्ण साबित होगी, जिसमें हमने 50 ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्नों को शामिल किया है जो निश्चित ही आपके एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे। तो आपको सेशन में अंत तक बने रहना है और अंत में कमेंट करके ज़रूर बताना है कि 50 प्रश्न में आपसे कितने प्रश्न सही हुए। तो चलिए आज के सेशन को प्रारंभ करते हैं। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें। पहला शानदार प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। पूछा गया है कि बीसीजी वैक्सीन का उपयोग किस बीमारी की रोकथाम के लिए किया जाता है। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, डिप्थीरिया, तपेदिक, चेचक या फिर टेटनस। तो आपको बताना है कि बीसीजी वैक्सीन का उपयोग किस बीमारी की रोकथाम के लिए किया जाता है। तो राइट आंसर इसका तपेदिक हो जाएगा। क्या होगा? तो सही उत्तर तपेदिक होगा। जरूर याद रखेंगे, गलती नहीं करेंगे। दूसरा प्रश्न है, मानव शरीर में दवाओं के अवशोषण, वितरण, चयापचय और उत्सर्जन के अध्ययन को क्या कहते हैं? फार्माकोडायनेमिक्स, फार्माकोकाइनेटिक्स, फार्माकोग्नोस्टिक्स, विष विज्ञान। तो बताइए कि मानव शरीर में दवाओं के अवशोषण, वितरण, चयापचय और उत्सर्जन के अध्ययन को क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? तो याद रखेंगे इसको हम क्या कहेंगे। तो राइट आंसर हो जाएगा फार्माकोकाइनेटिक्स हो जाएगा। क्या होगा? तो फार्माकोकाइनेटिक्स इसका राइट आंसर हो जाएगा। और इसकी पीडीएफ के लिए आपको टेलीग्राम चैनल से जुड़ना होगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, या फिर आप टेलीग्राम पर जाएंगे और सर्च करेंगे फ्री एग्ज़ाम जोन, आपको चैनल मिल जाएगा। वहाँ पर सारी पीडीएफ प्रोवाइड करवा दी जाएगी। और आपके एग्ज़ाम से लगभग 2 दिन पहले हम टेलीग्राम चैनल पर 1000 प्रश्नों का जो है शार्ट नोट्स प्रोवाइड करवाएंगे। तो चैनल को ज़रूर ज्वाइन करके रखना, ताकि जब हम पीडीएफ प्रोवाइड करवाएं तो जल्दी से आप रिवीजन करके एग्ज़ाम देने जाएं। प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी दवा एस्पिरिन का रासायनिक नाम है? एस्टामिनोफेन, एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड, फेनिलबुटाजोन, इब्रोप्रोफेन। तो बताइए कि राइट आंसर क्या हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी दवा एस्पिरिन का रासायनिक नाम है? तो इसका जो राइट आंसर होने वाला है क्या होगा? तो एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड हो जाएगा। नेक्स्ट है, इंसुलिन हार्मोन शरीर के किस अंग द्वारा स्रावित होता है? यकृत, अग्न्याशय, प्लीहा या फिर पित्ताशय। तो बताइए कि सही उत्तर क्या होगा। इंसुलिन हार्मोन शरीर के किस अंग द्वारा स्रावित होता है? तो पैनक्रियाज राइट आंसर हो जाएगा। याद रखेंगे। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक एंटीकोआगुलेट रक्त थक्का रोधी? हेपरिन, पेनिसिलिन, पैरासीटामॉल या फिर एट्रोपिन। क्या होगा राइट आंसर? तो राइट आंसर हो जाएगा हेपरिन। क्या होगा? तो हेपरिन हो जाएगा। अगला है, गोलियों के निर्माण में बाइंडर का मुख्य कार्य क्या है? चमक देना, पाउडर को आपस में बांध कर रखना, स्वाद बढ़ाना, पेट में जल्दी घोलना। तो गोलियों के निर्माण में बाइंडर का मुख्य कार्य क्या है? क्या हो जाएगा? तो याद रखेंगे, पाउडर को आपस में बांध कर रखना। क्या हो जाएगा? तो पाउडर को आपस में बांध कर रखना। पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? लुई पास्चर, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, रॉबर्ट कोच, एडवर्ड जेनर। तो पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? राइट आंसर हो जाएगा अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। नेक्स्ट है, ओरल रिहाइड्रेशन साल्ट में मुख्य रूप से क्या शामिल नहीं होता है? सोडियम क्लोराइड, ग्लूकोज, पोटेशियम क्लोराइड, कैल्शियम कार्बोनेट। तो क्या शामिल नहीं होगा किसमें? तो याद रखेंगे, ओरल रिहाइड्रेशन साल्ट में मुख्य रूप से क्या शामिल नहीं होता है? तो इसमें सोडियम क्लोराइड भी शामिल होता है, ग्लूकोज भी, पोटेशियम क्लोराइड भी, जबकि कैल्शियम कार्बोनेट शामिल नहीं होता है। तो क्या नहीं होता है? कैल्शियम कार्बोनेट। नेक्स्ट है, मायोपिया के इलाज के लिए आंखों में डाली जाने वाली दवाएं किस वर्ग में आती हैं? मायोटिक्स, मायोड्रियटिक्स, एंटीबायोटिक्स, एनेस्थेटिक्स। तो बताइए कि मायोपिया के इलाज के लिए आंखों में डाली जाने वाली दवाएं किस वर्ग में आती हैं? किस वर्ग में आती हैं? तो ये हो जाएगा मायोटिक्स। क्या होगा? तो मायोटिक्स राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, टैबलेट के कोटिंग में शर्करा का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? दवा का वजन बढ़ाना, कड़वे स्वाद को छिपाना, दवा को रंग देना, अवशोषण तेज करना। टैबलेट की बात करेंगे, टैबलेट की कोटिंग में शर्करा का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? दवा का वजन बढ़ाना, कड़वे स्वाद को छिपाना, दवा को रंग देना, अवशोषण तेज करना। टैबलेट की कोटिंग में शर्करा का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? क्या होता है? याद रखेंगे, कड़वे स्वाद को छुपाना। क्या हो जाएगा? तो कड़वे स्वाद को छुपाना। डिजिटलिस पौधे किस भाग से प्राप्त होते हैं? जड़, छाल, पत्तियां या फिर बीज। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? सही उत्तर पत्तियां हो जाएगा। क्या होगा? तो सही उत्तर पत्तियां हो जाएगा। नेक्स्ट है,
सिनकोना की छाल से प्राप्त होने वाली मुख्य दवा कौन सी है जो मलेरिया में काम आती है? आसान प्रश्न है, कई बार आपने पढ़ा है। राइट आंसर कुनैन हो जाएगा। क्या होगा? तो कुनैन हो जाएगा। लौंग का मुख्य रासायनिक घटक क्या है? यूजेनॉल, मेथनॉल, सिनोल या फिर निकोटिन? क्या होगा? तो लौंग का मुख्य रासायनिक घटक क्या है? तो ये यूजेनॉल हो जाएगा। क्या होगा? तो यूजेनॉल हो जाएगा। नेक्स्ट है, बेलडोना किस कुल से संबंधित है? सोलेनेसी, अम्बिफ्लेरी, लेवलेबिलिटी, रूबियसी? तो वेल्डोना किस कुल से संबंधित है? वेल्डोना की बात करेंगे तो ये सोलेनेसी हो जाएगा। क्या होगा? तो सोलेनेसी राइट आंसर होगा। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? साइट्रिक एसिड, स्कारबिक एसिड, एसिटिक एसिड या फिर फोलिक एसिड? तो विटामिन सी का रासायनिक नाम जो है आप सभी को पता है, स्कारबिक एसिड हो जाएगा। बेनेडिक्ट परीक्षण मूत्र में किसकी उपस्थिति का पता लगाने के लिए किया जाता है? प्रोटीन, ग्लूकोज, यूरिया या फिर पित्त लवण? तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? सही उत्तर इसका क्या होगा? तो ग्लूकोज हो जाएगा। क्या होगा? तो ग्लूकोज होगा। निम्नलिखित में से कौन सी गैस लाफिंग गैस कहलाती है? नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड? तो लाफिंग गैस कहते हैं नाइट्रस ऑक्साइड को। किसको? तो लाफिंग गैस के रूप में हम जानते हैं नाइट्रस ऑक्साइड को। नेक्स्ट है, ओपियम, अफीम जिसको कहेंगे, किस पौधे से प्राप्त होता है? पेपेवर सोमनिफेरम, अजाटिरक्टा इंडिका, कैथरेंथस रोजियस, रोल्फिया सर्पेटिना? तो ओपियम किस पौधे से प्राप्त होता है? किससे प्राप्त होता है? तो याद रखेंगे, राइट आंसर हो जाएगा पेपेवर सोमनिफेरम हो जाएगा। नेक्स्ट है, एरिथ्रोमाइसिन किस वर्ग के एंटीबायोटिक है? पेनिसिलिन, मैक्रोलाइड, एम्नोग्लाइकोसाइड, टेट्रासाइक्लिन? तो एरिथ्रोमाइसिन किस वर्ग के एंटीबायोटिक है? एरिथ्रोमाइसिन की बात करेंगे तो ये मैक्रोलाइड की है। किसकी है? तो मैक्रोलाइड। टाइफाइड बुखार की जांच के लिए कौन सा टेस्ट किया जाता है? बिडाल टेस्ट, एलिसा टेस्ट, मंटोक्स टेस्ट या फिर पश्चिमी सूखता? तो आप में से बहुत से ऐसे साथी हैं जिन्होंने अब तक वीडियो लाइक नहीं किया है। निवेदन है आप सभी से, हम आपके लिए इतनी मेहनत करते हैं तो आपका भी कर्तव्य बनता है कि आप लोग भी सपोर्ट करें। तो वीडियो लाइक ज़रूर करना है, चैनल को निश्चित ही सब्सक्राइब करना है, बहुत ही फ़ायदा होगा। प्रश्न है कि टाइफाइड बुखार की जांच के लिए कौन सा टेस्ट किया जाता है? विडाल टेस्ट हो जाएगा। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि? तो मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि की बात करेंगे तो यकृत हो जाएगा, जिसको आप लीवर भी कहते हैं। नेक्स्ट है, लाल रक्त कोशिकाओं यानी आरबीसी का जीवन काल कितने दिनों का होता है? 60 दिन, 90 दिन, 120 दिन या फिर 150 दिन? तो राइट आंसर हो जाएगा 120 दिन। कितना? तो 120 दिन। प्रश्न है, पूछा गया है कि फार्मेसी एक्ट किस वर्ष पारित किया गया? क्या है? तो फार्मेसी एक्ट किस वर्ष पारित किया गया? फार्मेसी एक्ट की बात करेंगे तो ये 1948 में। कब? तो 1948 इसका सही उत्तर हो जाएगा। ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट के तहत शेड्यूल एच का संबंध किससे है? जेनरिक दवाएं, केवल डॉक्टर की पर्ची पर बेची जाने वाली दवाएं, नशीली दवाएं, जीवन रक्षक दवाएं? ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट के तहत शेड्यूल का एच का संबंध किससे है? किससे है? तो याद रखेंगे, ये जो राइट आंसर होगा केवल डॉक्टर के पर्चे पर बेची जाने वाली दवाएं। नेक्स्ट है, मानव हृदय में कितने कक्ष होते हैं? मानव हृदय में कितने कक्ष होते हैं? तो 4 कक्ष होते हैं। नेक्स्ट है, पेसमेकर का संबंध शरीर के किस अंग से है? तो पेसमेकर का संबंध हो जाएगा हृदय से। किससे? तो हार्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ड्रग्स इंस्पेक्टर की नियुक्ति ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट की किस धारा के तहत की जाती है? धारा 18, धारा 21, धारा 25 या फिर धारा 30? तो ड्रग इंस्पेक्टर की नियुक्ति ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट की किस धारा के तहत की जाती है? कौन सी धारा हो जाएगी? तो धारा 21 होगा। क्या? तो धारा 21। अगला है, इंसुलिन के अत्यधिक स्राव से कौन सी स्थिति पैदा होती है? हाइपरग्लाइसीमिया, हाइपोग्लाइसीमिया, मधुमेह, घीघा? तो इंसुलिन के अत्यधिक स्राव से कौन सी स्थिति पैदा होती है? तो जब इंसुलिन का अधिक स्राव होगा तो क्या होगा? तो हाइपोग्लाइसीमिया हो जाएगा। सेट्रिजिन किस वर्ग की दवा है? एंटीपायरेटिक, एंटीहिस्टामाइन, एंटीबायोटिक, एनाल्जेसिक? तो सेट्रिजिन किस वर्ग की दवा है? सेट्रिजिन की बात करेंगे तो ये एंटीहिस्टामिन हो जाएगा। तो एंटीहिस्टामाइन हो जाएगा। रक्त का थक्का जमाने की बात करेंगे, रक्त का थक्का जमने के लिए कौन सा विटामिन आवश्यक है? एंटी-यूटीए, विटामिन सी, विटामिन ए, विटामिन की? तो रक्त का थक्का की जब बात होगी तो कौन सा विटामिन हो जाएगा? तो ये विटामिन के होगा। क्या होगा? तो विटामिन के हो जाएगा।
निम्नलिखित में से कौन सी दवा लूप डाययूरेटिक है? क्या पूछा गया? तो निम्नलिखित में से कौन सी दवा लूप डाययूरेटिक है? हाइड्रोक्लोरोथियाजाइड, फेरोसेमाइड, स्पिरोनोलैक्टोन, मैनिटॉल। तो निम्नलिखित में से कौन सी दवा एक लूप डाययूरेटिक है? लूप डाययूरेटिक की बात करेंगे तो ये फेरोसेमाइड हो जाएगा। क्या होगा? तो फेरोसेमाइड हो जाएगा। शेड्यूल एक्स के अंतर्गत आने वाली दवाओं के लिए प्रिस्क्रिप्शन को कितने समय तक फार्मासिस्ट के पास सुरक्षित रखना अनिवार्य है? कितने समय तक? तो 2 वर्ष। कितना? तो 2 वर्ष राइट आंसर हो जाएगा। सस्पेंशन में कणों के बैठने की दर को किस नियम द्वारा समझाया जाता है? स्टोक का नियम, न्यूटन का नियम, हेनरी का नियम, राउल्ट का नियम। तो सस्पेंशन में कणों के बैठने की दर को किस नियम द्वारा समझाया जाता है? किस नियम द्वारा समझाया जाता है? तो स्टोक का नियम हो जाएगा। क्या? तो स्टोक्स लॉ हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी दवा स्वाइन फ्लू के इलाज में मुख्य रूप से उपयोग की जाती है? ओसेल्टामिविर, एसाइक्लोविर, पैरासीटामॉल, क्लोरोक्विन। तो निम्नलिखित में से कौन सी दवा स्वाइन फ्लू के इलाज में मुख्य रूप से उपयोग की जाती है? स्वाइन फ्लू के इलाज में क्या? तो ओसेल्टामिविर हो जाएगा। अगला है, कैलामाइन लोशन में जिंक ऑक्साइड के साथ मुख्य रूप से क्या मिला होता है? फेरिक ऑक्साइड, एल्युमिनियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड। तो कैलामाइन लोशन में जिंक ऑक्साइड के साथ मुख्य रूप से क्या मिला होता है? क्या मिला होता है? तो ये फेरिक ऑक्साइड, जिसके कारण इसका रंग गुलाबी होता है। क्या हो जाएगा? तो फेरिक ऑक्साइड। प्रश्न है कि स्टरलाइजेशन के लिए ऑटोक्लेव में मानक तापमान और समय क्या है? 100 डिग्री सेल्सियस 30 मिनट, 121 डिग्री सेल्सियस 15 मिनट, 160 डिग्री सेल्सियस 2 घंटे, 115 डिग्री सेल्सियस 45 मिनट। तो बताइए क्या हो जाएगा? सही उत्तर होगा 121 डिग्री सेल्सियस 15 मिनट हो जाएगा। टेटनस रोग को इस नाम से भी जाना जाता है, यानी कि पूछा गया है टेटनस रोग को जो है और किस नाम से जाना जाता है? क्या? तो टेटनस रोग को और किस नाम से जाना जाता है? कंडमाला, लॉकजा, काली खांसी, कुष्ठ रोग। तो टेटनस रोग को और लॉकजा के नाम से जानते हैं। किससे? तो लॉकजा हो जाएगा। बच्चों में रिकेट्स रोग किस विटामिन की कमी से होता है? तो रिकेट्स रोग विटामिन डी की कमी से होता है। किससे? तो विटामिन डी। निम्नलिखित में से कौन सी दवा नारकोटिक एनाल्जेसिक है? तो नारकोटिक एनाल्जेसिक की बात करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? तो ये होगा मॉर्फिन हो जाएगा। क्या? तो मॉर्फिन होगा। फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया पीसीआई का पुनर्गठन कितने वर्षों में होता है? फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया यानी पीसीआई का पुनर्गठन जो होता है ये 5 वर्षों में। कितने? तो 5 वर्ष इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न है, पूछा गया उत्तर प्रदेश का राजकीय वृक्ष कौन सा? उत्तर प्रदेश का राजकीय वृक्ष नीम, अशोक, बरगद या फिर पीपल। आपको पता है कि अशोक जो है ये उत्तर प्रदेश का राजकीय वृक्ष है। अगला है, उत्तर प्रदेश में सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी कि CDRI, उत्तर प्रदेश में सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी CDRI का कहाँ स्थित है? कहाँ पर स्थित है? तो पता है आपको, आसान प्रश्न है। राइट आंसर लखनऊ हो जाएगा। क्या होगा? तो लखनऊ होगा। प्रश्न है, उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा औद्योगिक शहर कौन सा है? बरेली, आगरा, कानपुर या फिर गाजियाबाद। तो कानपुर हो जाएगा। उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा औद्योगिक शहर कानपुर हो जाएगा। जनसंख्या की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का भारत में कौन सा स्थान है? जनसंख्या की दृष्टि से प्रथम स्थान है और क्षेत्रफल की दृष्टि से चौथा स्थान है। तो याद रखेंगे, गलती नहीं करेंगे। अगला है, उत्तर प्रदेश के किस जिले को इत्र की नगरी कहा जाता है? जौनपुर, कन्नौज, मेरठ या फिर लखनऊ। तो कन्नौज को इत्र नगरी कहा जाता है। कन्नौज को इत्र नगरी कहा जाता है, याद रखेंगे। इंडियन वेटरनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट उत्तर प्रदेश में कहाँ स्थित? यानी IVRI पूछा गया है। इंडियन वेटरनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट पूछा गया है उत्तर प्रदेश में कहाँ स्थित है? तो ये इज्जत नगर बरेली में है। कहाँ पर है? तो ये इज्जत नगर बरेली हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में विधानसभा सीटों की कुल संख्या कितनी है? तो 403 होगा। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो जेनेवा, स्विट्जरलैंड हो जाएगा। पेंसिलिन किस सूक्ष्म जीव से प्राप्त किया जाता है? बैक्टीरिया, कवक, वायरस, प्रोटोजोआ। तो पेंसिलिन किस सूक्ष्म जीव से प्राप्त किया जाता है? पेंसिलिन प्राप्त किया जाता है किस सूक्ष्म जीव से? तो ये कवक हो जाएगा, फंगस जिसको आप कहेंगे। क्या? तो कवक। और आज का अंतिम प्रश्न है, मानव शरीर में यूरिया का निर्माण कहाँ होता है? किडनी में, यकृत में, फेफड़ों में, हृदय में। मानव शरीर में यूरिया का निर्माण कहाँ होता है? तो ये कहाँ पर होता है? तो ये यकृत में होता है। कहाँ पर? तो यकृत में। 50 प्रश्न थे, तो कमेंट कीजिए और बताइए कि 50 प्रश्न में आपका स्कोर क्या रहा। कितने प्रश्न आपसे सही हुए ज़रूर कमेंट करके बताएं। और इसकी PDF के लिए टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाना लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, या फिर आप टेलीग्राम पर जाएंगे
और सर्च करेंगे फ्री एग्ज़ाम जोन, आपको चैनल मिल जाएगा, ज्वाइन हो जाना, वहाँ पर आपको सारी PDF मिल जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए, ध्यान रखिए अपना, स्वस्थ और सुरक्षित रहिए।